नमस्कार दोस्तों, आप क्राइम तक देख रहे हैं। आज बात करते हैं मनीष सिसोदिया के केस की। मनीष सिसोदिया को सीबीआई रिमांड पहले मिला था और अब वो न्यायिक हिरासत में तिहाड़ जेल में पहुंच गए। हालांकि लगातार अब इस मामले में एक तरफ जहां सीबीआई इन्वेस्टिगेशन कर रही थी, वहीं अब इस मामले में ईडी भी सक्रिय हो गई। मनी का किस तरह से ठिकाने लगाया गया, पैसे को जो कमाया, ये कथित तौर पर जो आरोप लगाए जा रहे हैं कि शराब घोटाले से सरकार को फायदा हुआ, सरकार के कुछ मंत्रियों को फायदा हुआ, उसी के आधार पर जो है ईडी अब इस पूरे मामले की जांच कर रही है। ऐसे में सवाल ये उठता है कि क्या जो आम आदमी पार्टी शुरुआत से आरोप लगा रही है कि फंसाया जा रहा है, परेशान किया जा रहा है, क्या वाकई ऐसा है या फिर कुछ ऐसे सबूत हैं जो इशारा कर रहे हैं कि इस एफआईआर में जो ये पूरा मामला हुआ, इसमें कुछ ना कुछ गड़बड़ झाला हुआ, यानी कि क्या वाकई शराब नीति को लेकर भ्रष्टाचार हुआ, कुछ लोगों को बेनिफिट पहुंचाने के लिए नीति लाई गई, उन लोगों ने डिसीजंस लिए। तमाम मुद्दों पर हम बात करेंगे। हमारे साथ तंसीम हैदर जी भी मौजूद है। तंसीम भाई, अब इसमें अचानक ईडी का कूद जाना, पहले ईडी भी सक्रिय नहीं थी, लेकिन अब पहले सीबीआई ने एक मामला दर्ज किया, इसके बाद ईडी ने मामला दर्ज किया, और अब ये पता लगाया जा रहा है कि जो पैसा था वो दरअसल किन के अकाउंट्स में गया, किस कैसे पहुंचा, किसने ये गैदर किया। तो ईडी की जांच का मायने क्या निकालेगा? देखिए, चूंकि ये मामला बड़े मनी ट्रांजैक्शन का है, इसमें करोड़ों रुपए की हेराफेरी की गई, साइफनिंग की गई, ऐसा आरोप है। और जो सिंडिकेट बनाया गया उसमें साउथ इंडिया का सिंडिकेट काम कर रहा था इस पॉलिसी को बदलने के लिए। और आरोप है कि साउथ के जो सिंडिकेट है उनके साथ मनीष सिसोदिया की साठगांठ थी, और जिसके चलते करोड़ों रुपए का ये घोटाला किया गया। आरोप ये भी लगाया गया कि ये जो धन था, जो धन अर्जित किया गया, उसका इस्तेमाल पंजाब के इलेक्शंस में किया गया। तो जहाँ पे मामला पैसों के लेन देन का, बड़े अमाउंट के हेराफेरी का और उनकी साइफनिंग का आता है, इंटरस्टेट या इंटरनेशनल, उसको अमूमन जांच हमारे देश में ईडी ही करती है चला। और यही वजह है कि सीबीआई के साथ साथ ईडी भी पैरेलली अपनी जांच कर रही है, क्योंकि सीबीआई का अधिकार क्षेत्र में बहुत लिमिटेशंस है फाइनेंशियल इन्वेस्टिगेशंस को लेके। तो इसमें जो फाइनेंशियल इन्वेस्टिगेशंस लंबा चौड़ा है, कई स्टेट तक फैला हुआ है, पंजाब, तेलंगाना, हैदराबाद, आंध्र, दिल्ली। तो इस लिए इसमें ईडी को शामिल किया गया है। और ईडी अब इसमें अमूमन देखते हैं कि अकेली अगर एजेंसी जांच कर रही होती है तो वो अपना पैरेलल क्राइम के बेस पे इन्वेस्टिगेशन कर रही है, लेकिन जो फाइनेंशियल एक्टिविटीज हुई हैं, अनलॉफुल एक्टिविटीज है, उसकी जांच ईडी कर रही है। यही वजह है कि ईडी बीच में कूद गई जा सकती है। इसमें का आपने बताया कई करोड़ों रुपए का घोटाला है, ये इस तरह के आरोप लगाए जा रहे हैं, और खासकर सीबीआई ने तो रिमांड भी लिया 7 दिन तक, कई सारे फोन बदले, मनीष सिसोदिया ने इस तरह के आरोप लगे उस समय जब ये पूरा वाकया हुआ, एक ड्यूरेशन बताई गई है। सवाल ये उठता है कि जो पैसा आया, क्या वो सीधा मनीष सिसोदिया के अकाउंट में आया या उनके कोई नियर एंड डियर्स के अकाउंट में आया, किस तरह से उन्होंने उनको फायदा पहुंचा, यानी कि अगर किसी की लाइसेंस फीस माफ कर दी गई या कुछ और टर्म्स में किस तरह से फायदा हुआ? जब मनी का ट्रांजैक्शन होता है ऐसे मामलों में, तो किसी भी डायरेक्टली किसी ऐसे बड़ी हस्तियों के पास पैसा नहीं जाता, उनके अकाउंट्स में नहीं जाता। वो अलग अलग अब जिसे कह लेते हैं कि अप्रत्यक्ष तरीके से जो अकाउंट्स बनाए गए होते हैं, वो उनके सेक्रेटरीज के नाम पे हो सकते हैं, उनके दोस्तों के नाम पे हो सकते हैं। तो उनमें ये पैसा अलग अलग ट्रांजैक्शन किया जाता है। और इस मामले में जो पैसे का ट्रांजैक्शन है वो 1 नंबर में कम है और 2 नंबर में ज्यादा है, यानी कैश का ट्रांजैक्शन बहुत भारी मात्रा में किया गया है। अब कैश का ट्रांजैक्शन किस किस के पास गया, जांच का विषय ही यही है कि किन किन के पास गया, उसका डिस्ट्रीब्यूशन कहाँ कहाँ हुआ, उसको किन किन मदों में खर्च किया गया। जैसे कि आरोप है इलेक्शंस में खर्च किया गया, तो इलेक्शंस में किस किस चीजों के लिए खर्च किया गया, कैंडिडेट्स को दिया गया या कैंडिडेट्स के प्रचार प्रसार पे खर्च किया गया। तो ये पूरा एक लंबा चौड़ा इन्वेस्टिगेशन का पार्ट है, जिसको ईडी और सीबीआई मिलके सामने लाना चाहते हैं। तो डायरेक्ट मनीष सिसोदिया के पास तो नहीं आया, लेकिन चिराग होता क्या है, जब हम कोई नए या आप किसी विभाग के मंत्री
आपके विभाग में कोई बड़ा फैसला होना है जिस कागज पे दस्तखत आपके, अब उसमें अगर 400, 500, 1000, 2000 करोड़ या 2 रुपए का भी घोटाला होता है तो उसका सबसे पहला जिम्मेदार वो शख्स है जो उस कागज पे सिग्नेचर करता है। तो मनीष सिसोदिया का विभाग था, पॉलिसी पे काम किया गया, पॉलिसी जैसा कि आरोप है जो लिकर सिंडिकेट्स हैं उनके हिसाब से बनाई गई कि उनको भी फायदा हो सके, इनको भी फायदा हो सके। नहीं, ये जो आरोप है ये थोड़ा क्लियर कीजिए, क्या उनको कैसे फायदा हो सके? इनको भाई जो मेरिट में कंपनीज होंगी उन्हीं को वही जो है वो लाइबल होगी, वही ले सकती है टेंडर, वही कर सकती है। दरअसल ये सिंडिकेट तैयार करते हैं अपनी ही कई फेक फर्म्स को के नाम पे पूरा एक सिंडिकेट बना देते हैं। तो ये ऐसे टेंडर की पूलिंग करते हैं जिसमें L1 ये ना हो तो इनकी जो अप्रत्यक्ष कंपनी है, जो फेक कंपनी, इस केस में भी ऐसे हो, ऐसा आरोप लगाए जा रहे हैं कि ऐसा किया गया है। होता क्या है कि जब कोई सिंडिकेट काम करता है तो वो सिंडिकेट एक मुश्त सारा ठेका उठा लेता है और सरकार को उसका पैसा जो भी देना होता है, एक नंबर वाले पैसे पर नंबर ले जाता है जो सरकार को देना, जो अलग से अमाउंट होता है वो जिन जिन लोगों को देना होता है रिश्वत के तौर पे, हमारे सुविधा शुल्क के तौर पे वो अलग दिया जाता है। तो उस पॉलिसी फिर उस सिंडिकेट के अकॉर्डिंगली बनती है। अब सिंडिकेट हमारे अकॉर्डिंगली बन गई कि हम पूरे स्टेट में सप्लाई करेंगे, हमारी दुकानें से हम जो सबलेट करेंगे अपने वेंडर्स को, तो अब हम कितने में बेचेंगे ये भी हम डिसाइड करेंगे। तो इसमें फिर जो कंपनियां हैं वो अपना फायदा निकालती है, जो उन्होंने आगे पैसा बढ़ाया है उसका 10 डबल करके अपना निकालने की कोशिश करते हैं। तो इधर वाले खुश हो जाते हैं, उधर वाले अपनी डबल कमाई करके खुश हो जाते हैं, तो दोनों ही अपने पक्ष जो है वो खुश हो जाते हैं। लेकिन इस केस में ये भी कहा गया कि लाइसेंस फीस माफ की गई, तो क्या ये भी एक षड्यंत्र के तहत था कि लाइसेंस फीस माफ कर दो 100 करोड़ से ऊपर, ठीक है, वो भी फायदा होगा, वो भी एक फायदे का हिस्सा है। आप जैसे कर सकते हैं, सरकार नहीं कर करने सकती। जाते हैं तो आपको बोलते हैं कि आप 2 कपड़े खरीदेंगे तो दूसरे वाले पे आपको 50% डिस्काउंट मिल जाएगा। तो इस मामले में भी ऐसी है कि चलिए आपने इतने करोड़ का हमें कहा और हम अब आपको इतने करोड़ का आपको कर देते हैं छूट। तो ऐसा भी करते हैं, ऐसा हुआ है, ऐसा आरोप लगाया जा रहा है क्योंकि अभी चार्जशीट होना बाकी है, इसमें इन्वेस्टिगेशन सभी ऑनगोइंग है। कई जो एक्यूज्ड हैं सो कॉल्ड उनसे पूछताछ की जा रही है, समन किए गए हैं क्योंकि साउथ से जुड़ा हुआ मामला है और चेन जुड़ रही है फिर कई पॉलिटिशियन से जुड़ी है, कई वहाँ के जो ब्यूरोक्रेट्स हैं उनसे जुड़ी हुई है, कई ब्रोकर्स हैं ऐसे बीच के जिनसे जुड़ा हुआ है। तो ये पूरा मामला भी धीरे धीरे खुल रहा है, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं कहा जा सकता कि सब कुछ ठीक हुआ। कहीं ना कहीं ऐसी चिंगारी है इसकी वजह से। ये कहा जा रहा है कि आम आदमी पार्टी को निशाना बनाने के लिए इस तरह की पॉलिसी पर ये मुकदमे कर दिए गए, अरेस्ट कर लिए गए, मतलब ये आरोप है आम आदमी पार्टी को जबरदस्ती गिरफ्तार भी कर दिया। तो क्या ये संभव है? चिराग, किसी भी केस में अभियुक्त को, आरोपी को मौका मिलता है कि वो अपना साबित कर सके जुर्म उसने किया है नहीं किया है। तो जो प्रोसिक्यूशन है वो साबित करने की कोशिश करता है कि आपने क्राइम किया है, आप अपने बचाव में कहते हैं कि आपने नहीं किया है। जाहिर है आपने नहीं किया होगा तो बिल्कुल वो दूध का दूध पानी हो जाएगा अदालतों में जाकर। इतना बड़ा मामला है और इसमें कुछ भी ना हो, कहीं कोई अनियमितता न बरती गई हो तो ऐसा नहीं हो सकता मुझे लगता है। और कोर्ट्स बैठे हैं हमारे यहाँ, सेशंस है, फैसला जाहिर से बात है उसको देखेंगे, उस पक्ष को और इनका पक्ष भी देखेंगे। तो अभी तो शुरुआत है और इन्वेस्टिगेशन से आप किसी को नहीं रोक सकते, अगर शक भी है तो भी इन्वेस्टिगेशन नहीं। जैसे इसमें अब अरेस्ट कर लिया उनको, उसके बाद उनको अब जेल भेज दिया है, तो ये नेचुरल है कि ये अब इतनी आसानी से जब तक ये स्टेज आएगी समझाने की या बेल पर जब डिस्कशन होगी तब तक क्या दूसरा पक्ष यानी सिसोदिया के वकीलों के पास इतना एविडेंस होगा कि वो साबित कर सके कि सिसोदिया इन्वॉल्व नहीं है? क्योंकि वो तो पहले वाला एविडेंस है वो तो रिकॉर्ड पर तो है पहले। जैसे शुरू से अगर बोला जा रहा है हमारी पार्टी को कि हम बेकसूर हैं, हमने कोई घोटाला नहीं किया, तो जाहिर बात है आपने नहीं किया तो आप साबित कर दोगे ना। मैं आपसे कहूँ चिराग कि आपने मेरे इसमें से 10,000 रुपये ड्रॉर से निकाल लिया, जाहिर सी बात है उसका कोई सबूत दूंगा ना मैं। CCTV लगे हुए हैं, दिखाई दे रहा होगा, चिराग कोटी आए होंगे, फ्रांस खुल गई, निकाला होगा,
कुछ तो साबित करेंगे। तो जो इल्जाम लगा रही है एजेंसी, वो भी ये साबित करेगी ना कि भाई आपने किस तरीके से लिया। क्योंकि मुझे एक चीज इसमें ये लग रही है, जैसे आपने भी कहा कि हो सकता है कुछ दाल में काला हो, क्योंकि इतनी बड़ी एजेंसी अगर किसी केस में इन्वॉल्व हो रही है और कुछ ना कुछ वो अरेस्ट कर रही है, तो देयर मस्ट बी सम बेस अबाउट इट, क्योंकि ये कोई लोकल एजेंसी नहीं है, कोई लोकल पुलिस नहीं है जो अरेस्ट कर रही है उनको। सीबीआई जैसी जिसको मतलब कहा जाता है कि भाई वो तब तक नहीं हाथ डालती जब तक पूरे सबूत हाथ में ना हो। मैं चिराग वही बताना चाहता हूँ कि इसमें पूरे मामले में ईडी ने या जो सीबीआई ने जो जांच शुरू की है, उसको इस बात की शिकायत संस्तुति की एलजी ठीक है, लेफ्टिनेंट गवर्नमेंट ने बोला कि आप इसको गड़बड़ी है, जांच करिए। अब एजेंसी ने जांच शुरू की। अब उसमें उनको लगा कि कुछ ना कुछ इसमें गड़बड़ियां हुई, तो उन गड़बड़ियों की जांच की जा रही है। उसमें गिरफ्तारी किसी बहुत बड़े आदमी की हुई या किसी बहुत छोटे आदमी की, उससे फर्क नहीं पड़ता। फर्क ये पड़ता है कि बेईमानी या रिश्वतखोरी हुई अथवा नहीं, तो दोनों को मौका मिलेगा। इसमें विचलित होने की आवश्यकता किसी को भी नहीं है, और अगर किसी ने गलत किया है तो उसको सजा होगी, और नहीं किया होगा तो बिल्कुल दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। ऐसा तो अंधेर है नहीं देश में कि आपको अपनी बात रखने का मौका नहीं मिलेगा। आपको अपनी बात रखने का मौका मिल रहा है, कोर्ट में बहस चल रही है, अब कोर्ट में अभी बेल पे एप्लीकेशन लगी है, तो सारी चीजें सिलसिलेवार हो रही, तो आपको भी अपना मौका मिलेगा ये बात साबित करने के। तो कहीं ना कहीं तो कुछ ऐसा था जिसकी पर्दादारी की है। अब वो पर्दादारी किस चीज की थी, इसका जवाब आम आदमी पार्टी के लोग भी सीधे तौर पे नहीं दे पा रहे। उनसे अगर सवाल किया जाता है तो वो बहुत उसको घुमाते हैं, वो सीधा जवाब नहीं दे पाते कि ऐसा क्यों किया गया, ऐसे ट्रांजैक्शंस कैसे हुए, ये के कविता और साउथ सिंडिकेट का नाम कैसे आया, उन लोगों का क्या काम था यहाँ, और कोई और भी लिकर सिंडिकेट्स हैं बड़े काम करते हैं नॉर्थ इंडिया में, उनको क्यों नहीं इन्वाइट किया गया। तो बहुत सारे सवाल हैं। जैसे इसमें मुझे याद है कि एक एफआईआर में जब मैंने इसकी डिटेल किया था, तो उसमें ये भी था कि कई के अकाउंट्स में पैसा रिफ्लेक्ट हुआ, और जो कनेक्शन बनती आ रही थी, अरुण पिल्ले जो भी एक नाम सामने आ रहा है साउथ के हैं, वहां तक कनेक्शन बनता आ रहा है कि उनके अकाउंट में भी पैसा गया, इस टाइप की बात भी आ रही है। देखिए ट्रांजैक्शंस तो हुए हैं भाई, कुछ ट्रांजैक्शन 1 नंबर में हुए, कुछ ट्रांजैक्शन जैसे मैंने बताया 2 नंबर में हुए। तो 2 नंबर की जो अमाउंट है वो कहाँ कैसे गया वही ईडी पता लगाने की कोशिश कर रही है। 1 नंबर तो कागजों पे है ही है, वो कागज नहीं छुप सकता। अकाउंट में कोई आएगा या जाएगा पैसा, उसको आप नहीं छुपा सकते, वो तो रिफ्लेक्ट करेगा ही करेगा, आप कितना भी घुमा लीजिए उसको। लेकिन ईडी का जो एरिया ऑफ इन्वेस्टिगेशन है, जो कंसंट्रेशन है बेसिकली इसी पे, कि जो बाकी का जो पैसा है, बाकी का जो लेन देन है, वो कैसे हुआ, कहाँ गया, कैसे गया, तो उनको अपनी बात को चार्जशीट में दाखिल करना और देना पड़ेगा। तो कोई जरूरी नहीं है कि वो पैसा जो पंजाब इलेक्शन में लगा फॉर एग्जांपल, तो उसका क्या हिसाब होगा, कैसे पता लगेगा, कैसे रिकवरी होगी? देखिए रिकवरी तो इतनी बड़ी पैमाने पर नहीं हो पाती है। अमूमन ईडी ऐसे मामलों में क्या करती है, जो बड़े केस जो होते हैं उनकी प्रॉपर्टीज जब्त कर लेती है, और जैसे विजय माल्या के केस में किया तो उसकी प्रॉपर्टी से पैसा निकालने की कोशिश की जाती है अगर अनियमितता नहीं है। तो इस मामले में भी अगर भाई पता चलेगा तो ये तो पता चलेगा नहीं कैसे किस चैनल से कहाँ गया। अब हर बूथ लेवल पे तो नहीं जा सकते कि 5,000 उसको दिया, 2,000 उसको दिया, 10,000 उसको दिया, लेकिन ये कि बड़े लेवल पे जब ज़्यादा ट्रांजेक्शन तो वो तो सामने आएंगे। चलिए, उम्मीद है की जानी चाहिए कि जो सच है वो सामने आए, और इस मामले में इन्वेस्टिगेशन जो है वो फेयर तरीके से हो, और जो आरोप है आम आदमी पार्टी के, उन आरोपों पर सीबीआई भी कुछ बोले। ऐसा ना हो ईडी या सीबीआई की कुछ ऐसी जांच सामने आ रही हो कि गलत फंसाया जा रहा है, ये चीजें नहीं होनी चाहिए। बहरहाल वीडियो को किस लिए की जरूरत है। थैंक यू दोस्तों।